आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरीके के थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों मिरर के द्वारा जो भी हमारी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन को अभी हम जो पहला तरीका है उसको हम कहते हैं रे डायग्राम के थ्रू समझना। किसके थ्रू? जो पहली टेक्निक है रे डायग्राम को समझने की, स्टडी करने की, वो है रे डायग्राम बना के समझना। और इसके बाद फिर मैथमेटिकल तरीके से न्यूमेरिकली यानी फॉर्मूले का यूज करके हम इमेज की पोजीशन और बाकी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, वो हम इसके बाद करेंगे। तो पहली टेक्निक जहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन को समझने की कर रहे हैं, वो पहली टेक्निक है अपनी रे डायग्राम। अभी रे डायग्राम क्या है? एक तरीके का डायग्राम है जिसके मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि वो जो इमेज है ना, वो प्रतिबिंब जो है, जो बनेगा किसी मिरर के द्वारा, वो कैसा बनेगा, उसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, और तीसरी चीज़ उसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब हो गया कि वो सीधा बनेगा, इरेक्ट इमेज होगी, है ना, अपराइट जिसे हम बोलते हैं, अपराइट, है ना, या वो इन्वर्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो जो इन्वर्ट होती है, हमने ये पढ़ा है कि भाई जो इन्वर्ट होती है वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। और जो इरेक्ट होती हैं, अपराइट होती हैं, वो कैसी इमेज होती हैं, वर्चुअल इमेज होती हैं। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम रे डायग्राम को समझने वाले हैं, और अभी उस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि इसके लिए रूल क्या होंगे। क्योंकि जो हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हैं, इससे पहले जब हम इनकी बात कर रहे थे, तो जैसे प्लेन मिरर के केस में होता है, प्लेन मिरर पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को जब मिरर के सामने रखते हैं, तो इससे इनफाइनाइट रेज क्या होती हैं, इस डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, इमिट हो रही हैं, निकल रही हैं। और जब रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रहा होता है। ठीक है, मिरर के अंदर बन रहा होता है। तो हमने देखा था प्लेन मिरर के केस में अपराइट यानी सीधी इमेज बनती है और वर्चुअल बनती है, आभासी इमेज बनती है। तो ये बहुत सिंपल केस था, और यहाँ पे हमने देखा भी था कि हम इस मिरर से जितने दूर जाते हैं, तो जो इमेज होती है वो मिरर के अंदर उतनी ही दूर होती जाती है इस मिरर से। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के पास लेके आए, तो ये इमेज भी, जो इमेज है वो भी क्या होती है, मिरर के अंदर, मिरर की ओर आती है। ठीक है, तो ये तो एक केस था जो प्लेन मिरर के केस में हमने सीखा था। अभी हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की, और स्फेरिकल मिरर में मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं, पोल, फोकस एंड सेंटर, PFC। ठीक है, तो पोल, फोकस और जो सेंटर है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन डिपेंड करती है आपने उसको रखा कहाँ पे है। जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की, यहाँ पे इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर भी चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको समझना, स्टडी करना। तो उसके लिए हमने कुछ रूल बनाए हैं, और उस कुछ रूल की मदद से हम जो रे डायग्राम है, इमेज फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है, उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
तो अभी दो टर्म हैं जिस पे थोड़ा सा ब्रीफ में हम बात कर लें। ऑलरेडी आप इनके बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जो बनती है वो इस तरीके से बनती है कि जो लाइट इमिट कर रहा हो, है ना। तो तभी तो आपको ऑब्जेक्ट दिखता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आप तक पहुंच रहा होता है। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की ये हो जाती है कि जिस भी ऑब्जेक्ट से या जिससे भी आपको लाइट, या जो लाइट इमिट कर रहा हो या स्कैटर्ड होकर जिससे लाइट आ रही हो। दूसरा, इमेज किसे कहेंगे? इमेज के लिए भी जो डेफिनेशन है कि अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, उस पॉइंट पे आपको इमेज मिलेगी, है ना। तो मान लो मिरर, ये लाइट रे आई ऑब्जेक्ट से और मान लीजिए वो कहीं फोकस पे अगर आपकी आ गई मीट की, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। तो इस तरीके से ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का, वो हमने समझा है। बाकी अभी हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज और इन सबको तो आगे पढ़े रहे होंगे, तो अभी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है वो 3 रूल। तो अभी मैं बहुत सिंपल वर्ड से मैं आपको समझाता हूँ कि भाई देखिए, ये जो 3 पॉइंट हैं, ये रूल भी इन 3 पॉइंट्स के लिए ही हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि अभी हमारे पास इमेज में जो ये स्फेरिकल मिरर हैं, इनके लिए हमने 3 पॉइंट क्या किए थे, डिसाइड किए थे। पहला पॉइंट तो था पोल, उसके बाद हमने अगला पॉइंट किया था फोकस, और उसके बाद अगला हमने डिसाइड किया था सेंटर। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, हमने रूल भी 3 पॉइंट्स के लिए ही डिसाइड किए हैं। तीसरी बात ये है कि भाई अगर आप इमेज, जैसे हमने इससे पहले बात की कि जो इमेज आपकी बन रही है, इमेज के बनने के लिए रेज का, रिफ्लेक्टेड रे का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए, वो मीट करनी चाहिए। तो अब आप कितनी रे लेंगे? तो मिनिमम हम 2 रे से भी अपना काम चला सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, है ना, कि ये जो मिनिमम रे हमको रिक्वायर्ड होंगी वो कितनी चाहिए होंगी? 2 चाहिए होंगी। और अगर 2 रे चाहिए तो कम से कम हम 2 रूल तो अच्छे से समझ लेंगे, है ना। कोई भी 2 रूल अगर आप अप्लाई करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए, तो आप वो बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो अभी इस पे बात करते हैं किस तरीके से बनेगा। तो जो पहला रूल है अभी पोल के लिए, पी के लिए जो रूल है वो समझिए। ये जो ए डायग्राम है ये है कॉनकेव के लिए, ये है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और ये बी है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये जो आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है ये अपना पेंटेड साइड है, ठीक है, ये अपना पेंटेड साइड है। तो अभी ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इमेज कोई भी लाइट रे, है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ कोण बना के आ रही है, ये है आपकी आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये मान लीजिए आई एंगल बना के इस पॉइंट पी पे गिर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो ये उतना ही एंगल, क्योंकि हमको पता है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है ना, तभी तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो वो उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, निकल जाती है। तो ये किसके लिए था? कॉनकेव मिरर के लिए। सेम यहाँ पे भी है, ये उत्तल के लिए भी यही है, उत्तल दर्पण के लिए भी सेम। जितना कोण बना के ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, वो आएगी, उतना ही कोण बना के वो दर्पण से टकरा के चली जाएगी, यानी परावर्तित होगी, स्कैटर्ड होगी। तो अभी हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस को क्यों लिया है हमने?
प्रिंसिपल एक्सेस को लेने का जो रीज़न है वो यही है, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी थी कि भाई जो नॉर्मल होगा, है ना, हम इससे पहले जब बात कर रहे थे, तो जब मिरर पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे पे आई एंगल बनता है, और दूसरी साइड अपना आर एंगल बन गया, तो आई और आर हमेशा इक्वल बनेंगे एंगल। तो यहाँ पे भी आप देखिए स्फेरिकल मिरर के केस में हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि भाई जो नॉर्मल है, क्योंकि ये तो कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस के लिए क्या होगा, कर्व्ड सरफेस के लिए आपको कोई तो पॉइंट चाहिए जहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक ही तरीका है नॉर्मल ड्रॉ करने का, वो है आप सी से ड्रॉ करेंगे नॉर्मल को। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर के स्ट्राइक कर रही है, आपतित हो रही है, उस पॉइंट पे आप क्या करिए, अपना नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो सी से ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो जो प्रिंसिपल एक्सेस के ही अलोंग आपका नॉर्मल हो जाएगा, यही नॉर्मल का काम करेगा। तो मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आर भी कितना होगा, 30 डिग्री का, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो पहला रूल हमने पी के लिए क्या सीखा, पी के लिए हमारा पहला रूल ये है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण, या जिसको हम आपतित किरण कह रहे हैं, इंसिडेंट रे कह रहे हैं, वो पी पर कोई कोण बना के, इस मुख्य अक्ष से पी पर कोई कोण बनाते हुए गिर रही है, तो वो उतना ही कोण बनाकर वापस भी लौटेगी। तो दिस इज़ द रूल फॉर पी। तो ये तो पी का रूल हो गया। अब चलते हैं एफ के रूल पे। एफ का रूल क्या कहता है, एफ का रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर मिरर पे इंसिडेंट हो रही हो, ये कॉनकेव के लिए हम बात कर रहे हैं, ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा एक पॉइंट से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अगर ये यहाँ से यहाँ पे स्ट्राइक करेगी इस तरीके से, तो ये अभी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई है। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जब मिरर पे टकराएगी, तो ये हमेशा कहाँ से होके जाएगी, एफ से होके जाएगी। तो ये तो रूल है फोकस का, ठीक है। तो फोकस का रूल क्या हो गया कि अगर कोई भी लाइट रे इस मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इस मिरर पे इंसिडेंट होगी, गिरेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वो इस मिरर से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद एफ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये फोकस, ये किसका रूल हो गया, फोकस का। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में थोड़ा सा कहानी अलग है। ये लाइट रे आएगी इस तरीके से, और इससे पहले हमने बात की थी जब नॉर्मल हम वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे सी से, तो आई इस साइड को बनेगा, तो आर नॉर्मल के दूसरी ओर बनेगा, तो ये लाइट रे ऐसे निकलेगी बाहर के लिए। तो इसको हम कह सकते हैं, इस केस में ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये लाइट रे कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, ठीक है। ये लाइट रे कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। तो कॉन्वेक्स के केस में आप ये कह सकते हैं, है ना, कि लाइट रे ऐसा आपको लगेगा कि वो फोकस से होके निकल रही है या फोकस से होके आ रही है। तो ये तो फोकस के लिए रूल हो गया। अब जो लास्ट बचा हमारे पास वो है रूल फॉर सेंटर, ठीक है। अब ये सी, इसको हम सी का रूल भी कह सकते हैं। तो हमें पता सी ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट रे अगर सी से होके अगर मिरर की ओर जाती है, तो मिरर से टकराने के बाद वो लाइट रे वापस सी से होकर ही जाएगी, उसमें कोई भी चेंज उसकी डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मान लो लाइट रे ऐसे गई, मिरर पे गई, सी से होकर गई, तो ये सी से होकर ही वापस आएगी। और यहाँ कॉन्वेक्स के केस में भी ये ऐसा ही होगा। ये इस तरीके से आ रही है कि ये सी से होके, सी पॉइंट से होके जा रही है, तो ऐसा लगेगा इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जैसे आई वैसे जाएगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
आप देखिए, मान लीजिए ये लाइट रे आई, ये लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक किया लाइट रे ने। तो जब लाइट रे ने यहाँ पे स्ट्राइक किया इस पॉइंट पे, तो अब आपको इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल आप कहाँ से ड्रॉ करोगे? सी से ही करेंगे। तो ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये पॉइंट। तो नॉर्मल भी इसी के अलोंग जाएगा, इसी के ऊपर से जाएगा। तो अभी आपके पास एंगल आई कितना हुआ? 0 डिग्री, है ना। 0 तो बना क्योंकि जो आपकी इंसिडेंट रे आपतित किरण है वो और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि तो एलोंग है, पैरेलल है, तो उनमें कोई कोण ही नहीं है, 0 है। तो जब आई 0 है तो आर भी कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 होगा। ऑब्वियसली परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0 होगा। तो जब बिना कोण बनाए हुए आई है तो उतना ही कोण बना के जाएगी। तो इसमें कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलता। तो ये 3 रूल थे, और वो 3 रूल हमने, आप इसको ऐसे समझिए, इसको ध्यान रखने के लिए कि जो पॉइंट हमने लिए हैं पी, एफ और सी, एक पी है, एक एफ है, एक सी है, ये इन तीनों के लिए ही रूल है एक्चुअली, है ना। तो ये अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो ये काफ़ी आसान होंगे। तो अभी सबसे पहले हम इन 3 रूल को, जब हम अभी रे डायग्राम बनाएंगे, है ना, इमेज बनाने की कोशिश करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से, तो फिर हम इन तीनों रूल में से किसी को भी यूज़ करके उनको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अभी हम जो केस डिस्कस करेंगे वो करेंगे इमेज फॉर्मेशन, और किसके कारण? कॉनकेव मिरर के कारण। तो जो कॉनकेव मिरर है उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है उस पर अभी हम बात करेंगे। तो अभी कितने केस बन सकते हैं पहले उस पर हम थोड़ा सा बात करें। तो मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें पॉइंट भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट तो हो गया पोल पी, ये जो लाइन गई ये तो होगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। उसके बाद आएगा आपका पॉइंट एफ, एंड देन कुछ दूरी पे आपका मिलेगा पॉइंट सी। तो आप एक तरीके से इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इक्वल नहीं बना है। एक तो याद रखेंगे ये जो दूरी है पी और एफ की दूरी, जिसको फोकल लेंथ हम कहते हैं, उतनी ही दूरी एफ से सी तक की भी होगी, है ना। तो अभी 3 पॉइंट जो हमारे हैं, अब हमारी पोजीशन क्या हो सकती है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इमेज फॉर्म होने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? तो अभी के लिए तो हमको एक तो चाहिए ऑब्जेक्ट, पहली चीज़ चाहिए हमको ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में भी हम कहें कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको पता होनी चाहिए कि हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है। सेकंड, हमें चाहिए मिरर, यानी आपके पास मिरर कौन सा है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की। तो अभी हमने क्या बोला? हमने बात की अगर आपको इमेज फॉर्म करनी है ना, अभी इमेज फॉर्मेशन अगर स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि भाई मिरर कौन सा है। तो हमने कहा भाई अभी तो हमारे पास कॉनकेव मिरर है। सेकंड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। तो जो इस वाली बात पे, तो अभी कॉनकेव मिरर तो हमने ड्रॉ कर लिया है, तो पोजीशन कैसे डिसाइड होगी कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उससे फिर इमेज हमारी फॉर्म होगी। तो अभी इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसका आप ध्यान रखिए। ये बात तो हम समझ चुके हैं कि जो अपने दोनों स्फेरिकल मिरर हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनमें 3 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, वो कहाँ पे होंगे, कैसे, उनके पीछे के जो रीज़न है होने के, वो कंसेप्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप वो ज़रूर देखें।
जब वो समझ आएगा, इन पॉइंट्स के कंसेप्ट समझ आएंगे, तो ही इस वीडियो में थोड़ा सा क्लैरिटी बनेगी। तो यहाँ पे PFC है, PFC के आसपास ही हमको वो पोजीशन, आप ऑब्जेक्ट को यहीं तो रखोगे ना, यहाँ कहीं रख सकते हैं, ऐसे कहीं भी। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस तरीके से कॉनकेव मिरर के साथ जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ों करके देखा, तो हमें उसकी 6 पोजीशन हमने आइडेंटिफाई की हैं। तो वो अभी हम देख रहे हैं। एक तो है P और F के बीच में आप रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, ये पहली पोजीशन हो सकती है। यानी एक केस ये बन सकता है जब आप ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में कहीं पे रख सकते हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है बिटवीन P एंड F। सेकेंड पोजीशन क्या हो सकती है, ऑब्वियसली F पर हो सकती है, तो एट F, यानी फोकस पर ही आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक है। थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है, आपकी बुक में ये रिवर्स हो सकता है, ये है ना, वो पीछे से ले सकता है, अपोजिट ले सकता है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पॉइंट क्या लिया है PFC, तो बोलने में थोड़ा सा फ्लो में आ जाता है PFC, है ना। तो मैं ये जो पोजीशन है वो काउंट P से ही काउंट कर रहा हूँ, है ना। तो ये आगे तक आपको इसका लॉजिक समझ आ जाएगा, है ना। ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ही इस तरीके से हमने लिया है। तीसरी पोजीशन क्या होगी, ऑब्वियसली यहाँ बीच में होगी, C और F के बीच में, बिटवीन F एंड C। चौथी पोजीशन होगी C पर, एट C। उसके बाद C से के पीछे, सो ये हो सकता है बिहाइंड C से थोड़ा पीछे यहाँ कहीं हो सकती है, ठीक है। और एक होगा इन्फिनिटी पे, 6th पोजीशन हो सकती है इन्फिनिटी पे, यानी काफ़ी दूर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। तो ये जो 6 केस हैं, 6 केस कहेंगे, या 6 पोजीशंस ऑब्जेक्ट की, और उनके लिए, इन 6 पोजीशन के लिए, ये फर्स्ट पोजीशन जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हम इमेज बना रहे होंगे, कहाँ पे इमेज बन रही होगी, तो इमेज के लिए भी हम 3 चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। 3 चीज़ें, फर्स्ट वन, इमेज कहाँ पे बनेगी, यानी मान लीजिए पहले आपने ऑब्जेक्ट को रखा P और F के बीच में, ये वाला केस है, तो आप सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, तो इमेज वहाँ पे आपकी बन रही होगी, है ना। सेकंड, आप साइज जान रहे होंगे कि भाई इसका साइज कितना बना, यानी इमेज का कुछ ना कुछ, ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई साइज होगा। आप इमेज के ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज क्या बना, वो बड़ा बना, लार्ज बना, पॉइंट साइज बना, स्मॉल बना, क्या बना, वो आपको पता चल जाएगा जब आप रे डायग्राम बना रहे होंगे। और तीसरा हम बात करते हैं नेचर की, यानी वो उल्टी बनी है, सीधी बनी है, आभासी या वास्तविक, रियल, वर्चुअल, जो भी है, तो वो इस पूरे काम को करने के दौरान मिल जाएगा। और ये सेम तीनों चीज़ें, तीनों क्राइटेरिया आप इन सारे 6 केसेस के लिए क्या कर रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, काफ़ी आसान है। वन बाय वन हम थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, बुक में जो दिया होता है वो इन्फिनिटी से आगे के लिए इस तरीके से आगे के लिए होता है, यानी सबसे पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखता है एंड देन फिर आगे के लिए। हम इसका थोड़ा रिवर्स करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखेंगे एंड देन विल मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम, और इसको करने का एक सिंपल तरीका अभी हम आपको बताएंगे, तो कैसे करेंगे, तो आप इनके नोट्स ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले ये अपना कॉनकेव मिरर,
ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपने पास है वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, वो है बिटवीन P एंड F। ये हमने डिसाइड किया है कि भाई हम P और F के बीच में पहली पोजीशन लेंगे, P, F एंड C। सो पहले आप अपनी नोटबुक में ऊपर से लिखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और उसमें लिखेंगे P एंड F। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट को अभी मैं एक इस तरीके से एरो द्वारा दिखा रहा हूँ। अभी देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने O से रिप्रेजेंट किया है और ये जो मैंने एरो बनाया है ना, ये मैंने सीधा रखा हुआ है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर कोई भी एरो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं जो सीधा है, तो ये मतलब सीधा है, अपराइट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अब इससे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो इससे इनफाइनाइट रे निकल रही होंगी इस ऑब्जेक्ट से, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यही है कि इससे इनफाइनाइट लाइट रे निकल रही होंगी, है ना। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है कि भाई देखिए, इससे इनफाइनाइट लाइट तो निकल रही होंगी, लेकिन हमको तो कम से कम 2 लाइट रे से भी काम चल जाएगा। तो अभी वो 2 लाइट रे कौन सी होंगी, तो उन्हीं को, इसी पजल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, वो 3 रूल पड़े थे। तो यहाँ पे मैं कोई भी रूल लगा सकता हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो P का रूल लगा दीजिए, F का रूल लगा सकते हैं, C का लगा सकते हैं। तो जो भी आप लगाना चाहें उनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी इमेज कहाँ पे बनने वाली है आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अभी मैं पहले वाले केस में आपको तीनों रूल लगा के दिखाऊंगा। तो मान लीजिए पहला रूल क्या है, P का रूल। तो P के रूल पे क्या होता है, लाइट रे क्या होती है, P पॉइंट पे किसी एंगल से इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से एरो जरूर बनाइए। उसके बाद उतना ही एंगल बना के ये क्या होगी, इससे दूर जाएगी। तो ये तो गई। दूसरा C के लिए, तो C के लिए कुछ लाइट रे इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है, यानी ये लाइट रे यहाँ से ऐसे गई और क्योंकि ये C से होके जा रही है तो ये इस तरीके से आगे निकल जाएगी, ठीक है। अभी F के लिए कैसे लगाएंगे, F के लिए रूल होता है कि भाई लाइट रे क्या होती है, पैरेलल जाती है किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे करके, और फिर कहाँ से होके जाती है, फिर उसके बाद F से होके निकल जाती है। ये थोड़ा सा आपका क्या हो गया है, तिरछी बन गई है लाइन, तो हम इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो देखिए अभी भी थोड़ा सा टेढ़ी है, ये भी तिरछी बनी हुई है। अभी आप देखेंगे ये जो तीनों लाइट रे हैं, है ना, ये एक दूसरे से ना दूर जा रही हैं, डाइवर्ट हो रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा सीधा ही बनाएंगे तो भी आपको लगेगा कि ये एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। तो अभी आप कहेंगे कि भाई हमने तो कहा था कि जब लाइट रे एक साथ मिलेंगी किसी पॉइंट पे तो अपनी इमेज बनेगी। तो यहाँ तो ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ सामने की ओर ये तीनों लाइट रे रियलिटी में मिलने वाली हैं। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको एज्यूम करते हैं या पीछे बढ़ाते हैं इस तरीके से, और ये एज्यूम करते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा तिरछी हो रही है। तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं पीछे बढ़ाने में यहाँ पीछे मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये लाइट रे मिल रही हैं तो अपना इमेज यहीं पे बनने वाला है। तो इस पॉइंट पे मिरर के अंदर अपनी इमेज बन चुकी है। तो सामने इमेज अपनी नहीं बनी क्योंकि ये लाइट रे कभी भी मिरर के सामने इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप देख रहे हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, इस तरीके से ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो कभी ये सामने मिलने वाली नहीं है।
तो हम क्या ज्यूम करते हैं, हम इनको पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ा के हम देखते हैं कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही हैं। तो इनका जो इमेज होगा वो मिरर के अंदर की ओर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, इनसाइड द मिरर। तो जो मैं बात कर रहा था, 3 क्राइटेरिया, 3 पैरामीटर जिन पे हम इमेज की बात करते हैं। पहला तो हो जाता है इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनी, तो बनी बिहाइंड के बजाय हम कह सकते हैं इनसाइड द मिरर, इनसाइड मिरर, यानी ये मिरर के अंदर बनी। दूसरा हम कहेंगे साइज। आप देखिए ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा था और ये आपका इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं एनलार्ज, यानी काफ़ी बड़ा, अत्यधिक बड़ा या बड़ा साइज अपना बन गया है। और तीसरा जो हम बात करते हैं नेचर की, ठीक है, नेचर अभी क्या है, देखिए जो हमारा इमेज था वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर था, यानी अपराइट था, सीधा था। और यहाँ हम देख रहे हैं इमेज भी सीधा बना है। और ये हमने प्लेन मिरर के केस में सीखा है कि भाई जो भी इमेज क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती हैं, वो हमेशा कैसी होती हैं, अपराइट होती हैं, अपराइट, इरेक्ट, यानी सीधी। और दूसरा चीज़, जो भी इमेज मिरर के अंदर बनती हैं वो हमेशा अपराइट ही होंगी, सीधी ही होंगी। प्लेन मिरर में आप अपने घर में देखते हो, आपकी जो इमेज बनती है मिरर में वो हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, अपराइट बनती है। और जो अपराइट इमेज होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। और वर्चुअल के पीछे दूसरा रीज़न ये भी है कि देखिए वर्चुअल इमेज किसको माना जाता है, जब जो लाइट रे हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में, रिफ्लेक्शन बोलो या रिफ्रैक्शन बोलो, अब इस पर जब हम लेंसेज को पढ़ रहे होंगे तब भी वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। वहाँ भी जब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में नहीं मीट कर रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही है ना, एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, बल्कि उनको पीछे बढ़ा के आपने एज्यूम किया है कि यहाँ पे मिल रही होंगी, उस केस में हम कह सकते हैं कि वो आभासी होगा या वर्चुअल होगा, ठीक है। अगर ये आगे मिलती, सच में मिलती, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से हमने देखो पहले केस के लिए जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा था तो हमने इसके तीनों पैरामीटर्स पे हमने इसकी बात कर ली। अभी दूसरे वाले केस पे आते हैं जल्दी से। तो अभी देखिए दूसरा केस हम ले रहे हैं जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे रखी हुई है, F पे रखी हुई है। अभी यहाँ पे हम सेम काम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, P, F और C में से कोई भी 2 रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई अपनी इमेज कहाँ पे बन रही है। तो ये रे डायग्राम अपना बन जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम अभी पहले ले लेते हैं P वाला रूल। तो रे P पे गई आई एंगल से, तो उतना एंगल बनाते हुए क्या होगी, निकल जाएगी। तो देखिए आई एंगल बनाया, आर एंगल, इक्वल एंगल बना के यहाँ पे निकल गई। दूसरा हम क्या करने वाले हैं, C का रूल लगा लेते हैं। तो इस तरीके से C पे गई और C से होते हुए अपनी ये अपनी इमेज इस तरीके से, लाइट रे इस तरीके से। तो इस वाले केस में क्या होगा कि भाई देखिए ये जो पैरेलल लाइट रे जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे या कहीं दूरी पे एक दूसरे से मीट कर रही होंगी। तो जो पोजीशन हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट F पे रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, F पे रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बन सकती है। तो इन्फिनिटी पे आपकी क्या होगी, इमेज बनेगी। साइज़ क्या होगा, अभी आप देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे है ना, तो काफ़ी बड़ी बनेगी, ठीक है, वेरी लार्ज इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
देखिए आप, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और ये जितने नीचे मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सेस से उसकी उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। ठीक है। तीसरा नेचर। नेचर क्या होगा, देखिए ये रे हैं रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मिल रही हैं, एक्चुअल में मीट करेंगी इन्फिनिटी पे कहीं, तो ये तो रियल इमेज होने वाली हैं। और दूसरा ये इस प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे बन रही हैं, तो ये क्या होगी, इन्वर्ट इमेज बनेंगी। क्या बनेंगी, इन्वर्ट इमेज। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि भाई जो प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ होगी प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर, वो हमेशा कैसे होंगी, अपराइट होंगी, सीधी होंगी। और जबकि नीचे की प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे जो भी इमेज बनेगी, ठीक है, वो हमेशा कैसे होगी, इन्वर्ट होगी। तो एफ के लिए ये 3 चीज़ें हमने निकाल ली। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी का जो हम केस लेने वाले हैं वो है जब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सी और एफ के बीच में है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में सीधा रखा हुआ है। अब इसके लिए भी हम कोई भी 2 रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम पहला तो पी वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। लाइट रे कहाँ इंसिडेंट करेगी, पी पे स्ट्राइक करेगी, उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए आई एंगल बना, ये आर एंगल बना, इक्वल है। दूसरा हम लगा सकते हैं एफ़ का रूल। ठीक है, तो एफ़ का रूल के लिए क्या होगा, लाइट रे क्या होगी, यहाँ से एफ से होके जाएगी, एफ से होके जाएगी, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से, एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको हम इस तरीके से देखें कि ये इस तरीके से, अभी भी थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, तो आप बना सकते हैं इसको। एफ़ के रूल को आप दूसरे तरीके से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर एक लाइट रे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगी, तो जब वो एफ से होके जाएगी, ठीक है, जब वो कहाँ से होके जाएगी, एफ से होके निकलेगी, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। तो आप देखिए आपकी इमेज इस तरीके से यहाँ पे बनी सी के पीछे। ठीक है, जस्ट बिहाइंड सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी इमेज बन रही है। तो पोजीशन क्या है, सी के पीछे बन रही है। ठीक है, साइज़ क्या है, साइज़ लार्ज है, बहुत बड़ा नहीं है बट ठीक है। ये आपकी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये आपका इमेज का साइज़ है। नेचर क्या है, ऑब्वियसली रियल है, एक्चुअल में मीट कर रही है और इन्वर्ट है। एक बात ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर के केस में केवल एक ही केस सीधा बनता है, सीधा और बड़ा। बाकी सारे केस आपके रियल बनते हैं और इन्वर्ट बनते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस लेते हैं, काफ़ी आसान है। मैं एक और केस लूँगा, उसके बाद के सारे केस आप खुद कर सकते हैं, काफ़ी आसान। तो अभी वाला जो केस है वो है जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, सी पे रखा है। सी पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमने यहाँ पे एफ़ का रूल लगाया है। तो एफ़ का रूल क्या है, एक जो लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एफ से होके जाएगी। ठीक है, तो पहली रे है। दूसरी रे हमने एफ से निकाली है, तो ये जो एफ से होके जा रही है वो मिरर पे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एफ के रूल है दोनों। तो हमने देखा कि ये जो दोनों मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो सी के जस्ट नीचे कर रही है। तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, सी पर ही बन रही है। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो सी पे थी, लेकिन जो पोजीशन ऑफ इमेज है, इमेज की बात कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे है, एट सी, यानी सी पर ही है। साइज क्या है, साइज आपका सेम है। तो जब सी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो जो उसकी इमेज बनती है उसका साइज भी क्या होता है, सेम साइज। और नेचर तो देखिए रियल में, एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी, और जो रियल होती हैं वो इमेज कैसी होती है,
इनवर्ट, तो उल्टी बनी है, देख लीजिए, इनवर्ट है, नीचे की ओर बनी है प्रिंसिपल एक्सेस से। तो ये कुछ केसेस थे कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के, और ये उनके रे डायग्राम हैं। तो आपने एक चीज़ देखी, रे डायग्राम, तो आपने एक चीज़ देखी कि ये जो भी हम कर रहे थे अभी, जो रे डायग्राम हमने बनाए थे, ये सिर्फ इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए किया था। जो स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है, तो वो पहली टेक्निक को हमने डिस्कस किया था। अभी 2 केस आते हैं, इसके बाद के जो केसेस बचेंगे वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, कोई भी 2 रूल लगाइए एंड देन, और एक लास्ट केस बच जाएगा, वो है इन्फिनिटी पे। तो ये 2 केस आप डिस्कस खुद कीजिए। हम अभी कॉन्वेक्स मिरर्स के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है, थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। इस केस में देखिए 2 ही केस होते हैं, यहाँ पे 2 केस हैं, है ना। इसमें केवल 2 ही केस बनते हैं। उन 2 केसेस को हम समझ लेते हैं कि उसमें कैसे बनेंगी। तो पहला केस क्या है, देखिए, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये अपना P है, F यहाँ होगा एंड C यहाँ होगा। इस केस में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, लॉजिक समझिए। क्योंकि स्फीयर इस तरीके से इधर की ओर पूरा होगा, तो सेंटर यहाँ अंदर की ओर बनेगा, और जिस ओर सेंटर होगा तो उनके बीच में अपना फोकस भी होगा, ठीक है। तो उसमें जो पहला केस बनता है, फर्स्ट केस, उसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे। तो पहला केस है इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी अनंत का केस है। और इन्फिनिटी से जब लाइट रे आएंगी मिरर पे इस तरीके से, ठीक है, ये लाइट रे इस तरीके से ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से आएंगी, तो क्या होगा, ये लाइट रे आई, ये तो P पे आ रही है, तो इसी तरीके से पीछे चली जाएगी। ये वाली लाइट रे इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, है ना। तो ये अपना इस तरीके से जारी होगी। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे, एंड देन इस तरीके से ये जो भी लाइट रे हैं आप इनको लगाइए। और जब आप इनको पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये पहला केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, और जो इमेज फॉर्म हुई वो कहाँ पे हुई, फोकस पे आपकी इमेज फॉर्म हुई। अभी क्योंकि ये सारी इस पॉइंट पे, फोकस पे कंसंट्रेट हुई है, फोकस हुई है, तो यहाँ पे साइज जरा देखिए, यहाँ पे पोजीशन तो हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी एट F। साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी, आप इसको मेज़र भी करोगे तो ये, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस पे ही आपका इमेज बना है एकदम पॉइंट की फॉर्म में, है ना। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं पॉइंट साइज, बहुत छोटा है यहाँ पे इमेज बना है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचर की। तो नेचर क्या है, क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है तो हमेशा आपका अपराइट और वर्चुअल होगा, अपराइट एंड वर्चुअल। वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में लाइट है तो यहाँ पे मीट कर ही नहीं रही है ना, ये दूसरे से दूर जा रही हैं। तो आपने यहाँ पे क्या इमेजिनेशन किया है, ये एज्यूम किया है कि ये पीछे कहीं ना कहीं पीछे बढ़ा के आप ये मान रहे हैं कि ये पीछे कहीं मिल रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए वो वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है, आभासी। और जो आभासी होता है वो सीधा है ही, ठीक है। तो ये एक दूसरा केस क्या है, इसमें दूसरा केस है जब आपने क्या किया, ये P है, ये F है, ये C है, कुछ दूरी पे मिरर के सामने कुछ डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। इस केस में भी आप देखिए, इस केस में भी जब लाइट इंसिडेंट होंगी इस तरीके से, ठीक है, पहली लाइट ये प्रिंसिपल एक्सेस के क्या जा रही है, मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से होके जा रही है, F से होके जा रही है, ठीक है। अभी दूसरे केस में हम क्या करते हैं, C वाला रूल लगा लेते हैं, क्योंकि अभी पास आ गया है। तो लाइट रे इस तरीके से जाएगी, आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि ये कहाँ से होके जा रही हो,
थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे सी से होके जा रही हो तो ये लाइट रे ऐसे आई, और यहाँ से आने के बाद आप इसमें क्या कह रहे हैं कि सी से होके जा रही है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे सी से होके जा रही है, ये विजुलाइज कर रहे हैं आप, तो ये इस तरीके से पीछे को निकल जाएगी। तो अगेन ये दोनों रे 1 और रे 2 आपस में क्या नहीं करेंगे, कभी सामने की ओर इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। तो हम जब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं आया है। तो आप देखेंगे ये जो लाइट रे है ये तो यहाँ वाली थी सी वाली, और ये वाली एफ़ वाली थी। तो आप देखेंगे एफ़ से पहले एफ़ और पी के बीच में कहीं पे ये मिल रही हैं, तो ये आपकी इमेज यहाँ पे बनेंगी पी और एफ़ के बीच में। तो दूसरे वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को आपने केस 2 में जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया था, नियर या इन फ्रंट ऑफ नियर मिरर, यानी उसी के सामने आपने जब रखा था ऑब्जेक्ट को, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपकी इमेज कहाँ बनी, पोजीशन क्या हुई इमेज की, पी एंड एफ के बीच में। साइज़ क्या बना, साइज स्मॉल बना, और नेचर क्या बना, नेचर यहाँ भी सेम अपराइट है, सीधी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ही है, अपराइट एंड वर्चुअल। तो ये दो ही केस हैं हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। कॉनकेव के केस में हमारे पास 6 केस हैं, और कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास 2 केस हैं। तो टोटल 8 केस हैं जो हमको समझने हैं। अभी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जो इनके यूजेस हैं, और उनके यूजेस भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा उनके यूजेस पे इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इनके यूजेस पे बात करेंगे, और वहाँ भी हम रे डायग्राम की थोड़ा सा मदद लेंगे। तब तक के लिए आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में उनकी ज़रूर मदद मिलेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है कि जो ये पहली टेक्निक हमने अभी डिस्कस की रे डायग्राम की, जब हम बाद में मिरर फॉर्मूले की मदद से इमेज फॉर्मेशन को समझ रहे होंगे, इमेज के बारे में और चीज़ें जान रहे होंगे, उसको स्टडी कर रहे होंगे, तो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को भी वहाँ पे हम समझेंगे। तो इनको इन 8 केसेस को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी और चीज़ों पे बात करेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, चलिए।